मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेल, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं जो अकेला इंडियन बिजनेसमैन है जिसको जेड सिक्योरिटी आज के समय पे मिली है, जिसका मंथली 18 लाख का खर्चा होता है। एशिया के पहले टॉप 10 रिचेस्ट की जब लिस्ट बन रही थी आज से कुछ साल पहले, तो ये एकमात्र पहले एशियन थे जो उस लिस्ट में आ सके। मूवी के इतने बड़े फैन हैं कि अपने घर के 8वें मंजिल पर इन्होंने खुद के लिए खुद का एक थिएटर तक बना दिया कि भाई साहब मेरे को मूवी देखना पसंद है, मैं यहां पर बैठ के थिएटर देखूंगा। ये वो व्यक्ति हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा एकमात्र ऐसे बिजनेसमैन है जिनके पास सेम BMW है जो कि बुलेट प्रूफ है और बॉम्ब प्रूफ है। ये वो व्यक्ति हैं जिनके कॉलेज मेट्स थे आनंद महिंद्रा, आदि गोदरेज, आनंद जैन, इस तरह के बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते थे। ये वो व्यक्ति है जिनकी कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जो दुनिया में $200 बिलियन कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन, भारत की ऐसी कंपनी थी जिसने अपना रजिस्टर किया था। ये वो व्यक्ति हैं जो इस दुनिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूड हाउस ओन करते हैं। मैं एंटीलिया की बात कर रहा हूं जिसके अंदर 600 नौकर काम करते हैं, 160 से ज्यादा लग्जरी कार्स हैं, 16,000 करोड़ का ये घर है। और अब आप लोग गेस कर ही चुकेंगे, मैं बात कर रहा हूं मुकेश अंबानी की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धीरू भाई सर के बारे में तो हम बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी इतने ज्यादा फिल्थी रिच, इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा सके? वेल, आज मैं आपको धीरे धीरे करके इस पर्टिकुलर केस स्टडी में डिकोड करके बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि ये अपनी बेस, अपनी नींव को कभी नहीं बोलते। इनका जो मास्टर प्लान था वो ऑब्वियसली हाल फिलहाल में हम सबको पता है जियो था, लेकिन इसके पहले जो उनका दूसरा मास्टर प्लान था जिसपे इनने जियो के पहले वर्क करा था वो उनकी ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री थी। इनफैक्ट जियो के लोगों को अगर आप स्वैप करते, उल्टा करते तो वो ऑयल लिखा हुआ आता है। आप जियो के लोगों को देखिएगा, उसको स्वैप करके देखिएगा तो ऑयल लिखा आएगा। इनका हमेशा से सबसे बड़ा मास्टर प्लान यही रहा है जो इनने अपने पिताजी से सीखा है कि इसी बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा अटेंशन देना चाहिए, उस बिजनेस में सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए जो भारत की नींव रखेगा। बिकॉज अगर भारत की नींव, भारत का बेस स्ट्रांग है और अगर आप उसी पे फोकस करोगे तो आपको बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी कहानी की शुरुआत तो 1948 में ही हो गई थी जब धीरू भाई अंबानी सर जो पोर्ट ऑफ एडन में काम करते थे वो भारत आए थे। और भारत में आने के बाद उन्होंने 1 लाख रुपए का व्यापार स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स में करना शुरू किया था। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके आगे चल के कुछ सालों बाद जामनगर में अपनी रिफाइनरी सेट करी थी जिसने उनके लिए सबसे ज्यादा फॉर्च्यून बना के दिया। पर अब हम आते हैं इनके पहले की, जो इनको सबसे ज्यादा हेल्प किया हुआ है, जो इन्होंने भी अपने पिताजी से सीखा, अपने फादर से सीखा, जिन्होंने इन्हें रिच सिर्फ बनाया ही नहीं, मेंटेन करके रखा है रिच। देखिए हमारे देश में काफी सारे ऐसे बिजनेसमैन आए जो आए गए, काफी ज्यादा रिच हुए, लेकिन काफी सस्टेनेबल पीरियड तक वो रिच नहीं रह पाए। बहुत कम लोग ऐसे हैं, उनमें से एक है मुकेश अंबानी। तो धीरू भाई सर ने, जब हम बात कर रहे हैं 40s और 50s की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे 70s का एरा आया तो इनके टाइज और रिलेशनशिप उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छे रहे। इनफैक्ट काफी ज्यादा स्पेक्युलेट किया जाता है कि इनके खुद के तौर तरीके होते थे जिससे कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और बाकी इर्द गिर्द लोगों के साथ घुल मिल जाते थे, रिलेशनशिप बनाने में काफी अच्छे थे। तो उस समय की बात है और ये टेस्टिमनी है कि किस प्रकार से रिलायंस धीरे धीरे ग्रो किया है बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशनशिप्स। तो उस समय पे इनके पिताजी घुस गए थे इन द पॉलिस्टर बिजनेस। पॉलिस्टर बिजनेस इसलिए बिकॉज भारत में टेक्सटाइल बिजनेस चलता था, मोस्टली उसमें काफी सारी चीजें लगी थी, जैसे कि जो उस समय पे टेक्सटाइल पे वर्क करते थे उसमें एक मार्क लिमिट लग गया था कि भाई इससे ज्यादा आप महंगा लोगों को बेच नहीं सकते हो, जिसके चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी में काफी सारे डिक्लाइन हो रहा था और पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्टॉर्ट हो रही थी। लेकिन वहीं पर धीरू भाई सर पॉलिस्टर के अंदर घुस गए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि यार पॉलिस्टर का ही एक्सपोर्ट भी करा जाएगा, हमारे देश में भी दिया जाएगा। तो उस समय में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। तो इंदिरा गांधी जी के साथ उनके ठीक ठाक टर्म्स थे, तो इंदिरा गांधी जी ने उस समय पे इंट्रोड्यूस किया हाई यूनिट वैल्यू स्कीम, जिसके चक्कर में सबसे ज्यादा फायदा हुआ था रिलायंस को। रिलायंस को इतना ज्यादा फायदा हो गया, ये जो एक रूल बन गया कि भैया इंपोर्ट होगा पॉलिस्टर अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ नायलॉन, इसके चक्कर में रिलायंस 60% कॉन्ट्रीब्यूशन उनको मिलने लग गया, जो कि इनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल था। इनफैक्ट जब इनके मुकेश अंबानी जी की अगर मैं बात करूं, इनके पिताजी की दुर्भाग्यवश जब मृत्यु हुई थी उस समय पे उनका नेटवर्थ $25 बिलियन के इर्द गिर्द था, $25 बिलियन के आसपास था।
लेकिन उस समय पे जब उनके बच्चों के बीच में भी बंटवारा हो रहा था उनके धन के, जब उनकी माता जी आई कोकिला बेन और उन्होंने बोला कि अनिल और मुकेश के बीच में अब फाइनली 2005 के बीच में ये बंटवारा करना पड़ेगा, उस समय पे भी माना जाता है कि काफी ज्यादा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ मुकेश जी को मिली है वो इसलिए मिली है बिकॉज जो भी रूलिंग गवर्नमेंट आती थी उनके साथ इनके रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा अच्छे थे। बाय द वे मैंने अनिल जी का मेंशन किया है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं आपको और पूरा डिकोड करके बताऊं किस तरह से वो आगे बढ़े, किस तरह से गिरे और वो जो डार्क सीक्रेट वाला एंगल होता है अनिल अंबानी साइड का, तो कमेंट्स में अनिल लिख दीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, या फिर अगर आप चाहो तो मैं बनूंगा अंबानी, ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा। जितने कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से। एंड बाय द वे हम टारगेट करें 15,000 लाइक्स। 15,000 लाइक्स जैसे आएंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग केस स्टडीज और भी मैं आप लोगों के लिए लाते जाऊंगा, क्योंकि अनिल अंबानी की अगर बात करूं तो एक समय पे ये 6th रिचेस्ट व्यक्ति थे पूरे वर्ल्ड के। पर ऐसा क्या हो गया जिसके बाद ये सारा डामाडोल हुआ? बिकॉज हमने थोड़ा बहुत मेंशन किया है तो यहां पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज, बिकॉज आज हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकेश जी इतने ज्यादा रिच कैसे हो गए। तो काफी सारे लोग कहते हैं कि अनिल अंबानी के ना काफी ज्यादा डिसीजंस गलत है। नो डाउट, कोई भी बिजनेसमैन ऊपर से जब नीचे गिरता है तो उसके पीछे बिजनेस वाला एंगल तो जरूर रहता है। डेट बहुत ज्यादा ले लिया था, कर्जा बहुत ज्यादा ले लिया था, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी काफी ज्यादा की जा रही थी। लेकिन इसका एक और रीजन क्यों जो आरकॉम था, जो अनिल अंबानी की फर्म थी, वो डूबी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि मुकेश जी का हाथ था। कैसे? चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो रिलायंस ग्रुप को 1981 में मुकेश जी ने ज्वाइन किया था और 1983 में अनिल जी ने ज्वाइन किया था। स्वाभाविक सी बात है, मुकेश जी ने जल्दी ज्वाइन किया था तो जो प्रैक्टिसेस थे, जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स थे, उनको समझने में इनके पास ज्यादा समय था। ये ज्यादा जल्दी समझने की कोशिश कर रहे थे, अच्छे से इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और 2005 में जब बंटवारा हुआ था तो एक गलती जो ऑलरेडी मुकेश जी कर चुके थे उसका हर्जाना उनके छोटे भाई अनिल को भरना ही था। वो क्या था? आरकॉम को शुरू किया था मुकेश जी ने। उन्होंने सबसे पहली चीज की थी, उस समय पे इंस्टेड ऑफ जीएसएम उन्होंने, जो कि 2G यूज करता था उस समय पे, 2G का जो इंटरनेट होता था उसके लिए जीएसएम हर ऑपरेटर यूज करने की कोशिश कर रहा था, ये लेके आ गए सीडीएमए। अब इसको सिंपल तरीके से समझो तो सीडीएमए एक ऐसी चीज थी जो अमीरों की टेक्निक थी। अमीरों की टेक्निक लेके इनको गरीबों को बेचना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली चीज है, मुकेश जी ये दिखाने के लिए कि जब वो आरकॉम को चला रहे थे कि हमारे पास सब सुपीरियर क्वालिटी की चीजें हैं जो हम काफी अफोर्डेबल रेट में लोगों को देना चाहते हैं, इस चक्कर में इन्होंने ये कर दिया था। साथ में इन्होंने उसी समय पे घोषणा कर दी थी कि भाई साहब हम बहुत सस्ते ही प्राइसेस रखेंगे, और सस्ते में वो किसी तरह, बिकॉज उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाना था, वैल्यूएशन ठीक ठाक करना था और कस्टमर एक्वायर करना था, तो ये भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। इसके चक्कर में जो आरपू था ना वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड था। मार्केट में जहां पर बाकी सारे लोग 80 रुपए में कस्टमर एक्वायर कर रहे थे, ये लोग 120 रुपीज में एक्वायर कर रहे थे, बिकॉज मुकेश जी को लग रहा था कि एक बार सारे कस्टमर आ गए उसके बाद दाम बढ़ा देंगे, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय पे आरकॉम के पास कोई बैकअप नहीं था। आज के समय में ना, चलिए हम बात करते हैं जियो की, तो रिलायंस था पीछे, एक बहुत बड़ा कैश फ्लो वहां से मिल सकता था। मुकेश जी की एक पूरी कैपेसिटी है जहां पर वो डेट रेज कर सकते थे, लेकिन उस समय पे नहीं था। ऊपर से नॉन कंपीट लगा हुआ था जो कि उन्होंने फाइट करके 2015 में डिस्टॉर्ट कर दिया। केस लड़े गए। नॉन कंपीट क्या था कि अनिल भाई और मुकेश भाई दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि बॉस, जिस इंडस्ट्री में मैं हूं तुम नहीं घुसोगे, जिस इंडस्ट्री में तुम हो मैं नहीं घुसूंगा। लेकिन जब मुकेश जी ने अपना माइंड सेट कर लिया था बाद में आके, तो उन्होंने इस नॉन कंपीट को कोर्ट में चैलेंज किया, काफी ज्यादा लड़ाई वड़ाई हुई और 2015 में इसको सॉर्ट किया गया कि चलो ठीक है। तो 2011 से लेके 15 के बीच में मुकेश अंबानी ऑलरेडी वर्क हार्ड कर रहे थे ताकि वो बहुत बड़ा इधर एक नेटवर्क बना सके। तो आप मोटा मोटी देखे सके तो आरकॉम की नींव जो मुकेश जी ने पहले से रखी थी वो ऑलरेडी थोड़ी सी हिली हुई थी, क्योंकि सीडीएमए का नेटवर्क था। अगर जीएसएम रखा जाता तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव रेट्स में वहां पर चैलेंज किया जा सकता था। ऊपर से लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लो कॉस्ट रखने के चक्कर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था। तो एक तरीके से नींव भी कहीं ना कहीं ऊपर हिली हुई थी। और फिर क्या हो गया था कि 2010 में जब ईशा अंबानी, जो मुकेश जी की बेटी है, उन्होंने एक बार कंप्लेन करी, अरे पप्पा इंटरनेट ढंग से नहीं चल रहा है, क्या करें। तब जियो का दिमाग वहां पर बॉर्न हुआ था। आप लोगों को बता दो कि आज के समय पे ना रिलायंस 150 करोड़ हर दिन कमा रहा है, 150 करोड़ पर डे कमा रहा है। जामनगर प्लांट इनका वर्ल्ड का, इनफैक्ट हम कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी प्लांट्स है। और अगर आप नोटिस करोगे, क्योंकि हम आज डिस्कस करें कि इन्होंने इतना पैसा कैसे कमा लिया, ये तो अनिल अंबानी वाला इंसिडेंट था, वो इसलिए था बिकॉज ये हर चीज में है। हर चीज में आप बोलोगे कैसे?
बिगेस्ट रिफाइनरी होगी, पेट्रोलियम में है, गैस में है, पेट्रोकेमिकल में है, ई कॉमर्स में है, रिलायंस डिजिटल हो गया, अजियो हो गया, कपड़ों में भी है, अजियो का प्रीमियम सेगमेंट हो गया, ग्रोसरी में है, जियो मार्ट हो गया, आटा दाल चावल ये सब भी ये इंट्रोड्यूस करने वाले, डुंजो जो डिलीवरी देता है उसमें है, फर्नीचर की बात करें तो अर्बन लैडर में इनका स्टेक है, इनर वे लॉन्जरीज इसमें भी है, उसके बाद दवाइयां अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो नेटमेड्स में है, अगर मूवी देखनी है तो बुक माई शो है, अगर आपको वो क्या बोलते हैं जिसमें अमिताभ जी थे जस्ट डायल चाहिए तो उसमें भी है, ई कॉमर्स को तो ये रूल कर रहे हैं, रिटेल में है, रिलायंस रिटेल है, रिलायंस ट्रेंड है, इसके बाद रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस फुटवेयर में है, मनीष मल्होत्रा जी जो डिजाइनर बनाती हैं डीजल इस सब में भी इनका स्टेक है, जियो सावन है, गाने सुनने तो उसमें जियो सिनेमा है, जियो फाइबर है, जियो टीवी है, टीवी की बात करें कलर्स है, सीएनबीसी है, वूट है, फोर्ब्स है, उसके बाद कॉमेडी सेंट्रल है, इस तरह की हर छोटी सी बड़ी चीज जो आप सोच सको वहां पर वो है। तो अभी तक आपने क्या समझा कि मुकेश जी के पास इतना ज्यादा पैसा इसलिए बिकॉज कंट्रोल बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में है, रिलेशनशिप विद द रूलिंग गवर्नमेंट्स, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनके साथ इनके रिलेशनशिप्स हमेशा से अच्छे रहे जो इन्होंने अपने पिताजी से सीखा है। उसके बाद कट थ्रोट कंपटीशन में रहते हैं, अगर कोई मिस्टेक करी है जैसे अनिल जी के, उसमें अनिल जी ने तो काफी मिस्टेक करी है लेकिन इनकी मिस्टेक भी उधर पास ऑन हो गई, फटाफट आगे निकल जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्होंने उनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करी है। आप कह रहे होगे कि ये रिलेशनशिप धीरू भाई जी का तो समझ में आ गया, इंदिरा गांधी वाला आपने इंसिडेंट बताया, मुकेश जी के केस में आप कैसे कह सकते हो रिलेशनशिप अच्छा? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, 2016 में एक पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ इनका एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर होता है रिलायंस का, जो कि फाइनेंस के सेगमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। मैं बात करूं रिलायंस और एसबीआई का जॉइंट वेंचर, इससे पहले इतना ज्यादा हुआ नहीं था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बीएसएनएल जो खुद गवर्नमेंट ओन्ड थी, जब वो उसको 4G का लाइसेंस नहीं मिला, इट फेल्ड टू गेट दिस थिंग। इसमें कहा गया था, काफी स्पेकुलेट किया गया था बिकॉज काफी सारे कंपोनेंट यूज किए जाते हैं चाइनीज वाले, इसी के लिए रूलिंग गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस नहीं दी। बट वहीं पे जियो को, जो कि इस इंडस्ट्री में पहले घुसी भी नहीं थी क्योंकि जियो वाज अ डिफरेंट सेगमेंट, उसको वहां पर मिल गया था। और जियो को लाने में भी मास्टर प्लान था हमारे मुकेश जी का। कैसे? तो एक इमेजिन कीजिए, टेलीकॉम बिडर्स हर जगह पर बैठे हुए हैं आज से काफी साल पहले, और 3G मार्केट में नया आया हुआ है। पूरी दुनिया को पता भी है 3G इज द बेस्ट थिंग, 3G पे हर कोई बिडिंग पे बैठा हुआ है। तो एक बड़ी कंपनी बोली लगा रही है कि भैया 1000 करोड़, दूसरी लगा रही है 1200 करोड़, 300 करोड़, इस तरह से लगाई जा रही है। मजे की बात है यहाँ पर रिलायंस दूर दूर से कहीं तक नहीं दिख रहा है। एक कंपनी है इन्फोटेल नाम की, वो बिडिंग पे बिल्कुल आती है लेकिन उसको 3G से मतलब ही नहीं है, जबकि 3G सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, 3G के पीछे सब बढ़ रहे हैं। ये बिडिंग करने आई है 4G पे, और बिडिंग पे कोई दूसरा कोई बड़ा उम्मीदवार है ही नहीं। तो भैया गवर्नमेंट बोलती है अच्छा बोली लग रही है, कोई ज्यादा कोई है नहीं, तो जो बिडिंग लगाई इन्फोटेल पे, इन्फोटेल को 4G का नेटवर्क मिल गया। अब आप लोग सोच रहे हो इन्फोटेल, जब पूरी दुनिया 3G के पीछे भाग रही है तो इन्फोटेल 4G के पीछे क्यों भाग रही है? बिकॉज इन्फोटेल ने पूरा नेटवर्क बना दिया था, जो ऑप्टिकल फाइबर और ये सारी, और उनको पता था कि नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है 4G। 3G तो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी, 4G आएगी। पर यहीं पे मुकेश जी ने अपना दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेला। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 95% स्टेक 4800 करोड़ में इन्फोटेल में ले लिया, जिसके कारण बिडर्स को पता भी नहीं चला कि सीक्रेटिवली पूरे जो 4G का नेटवर्क है उसको अब ओन कौन करने लग जाएगा? मुकेश अंबानी करने लग जाएगा। सो 2010 से लेकर 2017 के बीच में $32 बिलियन मुकेश अंबानी ने अपनी जेब से और डेट लेके लगाया टू क्रिएट दैट एंटायर 4G नेटवर्क। इसके कारण ये पूरे फील्ड में, ये हमेशा आप देखिए विजनरी है, ये हमेशा आगे की चीज देख रहे हैं। तो ये विजन इनका इतना स्ट्रांग था कि ये पहले प्लेयर बन गए फ्रैक्शनल कॉस्ट पे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए 2016 में जब इनने जियो को लॉन्च किया तो 1.5 मिलियन यूजर पहले क्वार्टर में आ गए, और जिस स्पीड में इनके यूजर्स बन रहे थे, तीसरे क्वार्टर तक आते आते तो यूएस में जितने यूजर्स टेलीकॉम को कंज्यूम नहीं करते थे, डेटा कंज्यूम नहीं करते थे, उतना रिलायंस के पास था। तो आप देख रहे कितने विजनरी हैं। मुकेश अंबानी का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था वो आगे की सोचते हैं और आगे का बेट लगाने में हमेशा सबसे आगे रहे। दैट्स व्हाई ही इज बिकमिंग सो फिल्थी रिच। इनफैक्ट उन्हें हाल फिलहाल में आज से खुद एक दो तीन साल पहले अनाउंस किया 75,000 करोड़ विच इज गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू क्लीन एनर्जी। मतलब आप देख रहे हो इनके पिताजी से इनने एक चीज सीखी कि हमेशा आगे क्या होने वाला है उस पर इन्वेस्ट करो, जिस पे सारी भेड़ चाल चल रही है उस पर मत देखो। तो वो जियो का कंसेप्ट तब सोचने लग गए चीप डेटा, जब लोग सोच रहे थे कि डेटा हमेशा एक्सपेंसिव रहेगा। वो पेट्रोकेमिकल्स में तब घुस गए जब कोई इसके बारे में सोच नहीं था। उनके पिताजी टेक्सटाइल्स में तब घुस गए जब कोई सोच नहीं रहा था। और नेक्स्ट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इन्होंने हिंट दे दी है कि क्लीन एनर्जी है। लेकिन देखिए क्या बोलते हैं कि हमारे देश में जितने बिजनेसमैन हैं उनके हाथ इतने साफ नहीं होते। वन ऑफ द की रीजंस
क्यों मुकेश अंबानी इतने ज्यादा रिच बनते जाते हैं? वो इसलिए है बिकॉज इनका कंट्रोल है। किस चीज पे कंट्रोल है? कंट्रोल्ड पीआर और कंट्रोल्ड मैसेज। किस हिसाब से? देखिए, इनका जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें ऑलरेडी काफी ज्यादा बज होती है, सब लोग कवर करते हैं। इनके जो कॉर्पोरेट स्पीचेस रहते हैं वो किसी बड़े इवेंट से कम नहीं है जिसको पूरा मीडिया कवर करने की कोशिश करती है। आप लोगों को एक मैं बात कर दूं कि मुकेश अंबानी ने ये सारी चीजें अपने पिताजी से सीखी है, और पीआर और रेपुटेशनल कवर अप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको आप इस चीज से समझ सकते हैं। जब 1997 में इनके पिताजी ने और इनकी पूरी कंपनी ने एक केस किया था। किस पे किया था? एक किताब पे किया था। जी हाँ, एक किताब पे। एक किताब थी जिसका नाम था द पॉलिस्टर प्रिंस, या इस हिसाब से कोई एक किताब थी। उस पे इन लोगों ने 22 हाई कोर्ट में सीधे केस डाल दिया कि भाई, क्योंकि इस किताब में कुछ ऐसी चीजें लिखी थी कि अनएथिकल डीलिंग्स बताई गई हैं, पॉलिटिशियंस के साथ क्लोज रिलेशनशिप्स बताए गए हैं, तो इसके कारण रेपुटेशनल डैमेज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इरिकवरेबल होता है। वो चीजें सही है कि गलत है मुझे नहीं पता उस किताब में, लेकिन इन लोगों ने ये चीज करी थी। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा आप लोगों को लगता होगा ये छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान नहीं देते होगे, लेकिन पीआर एज वेल एज मैसेजिंग कंट्रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जस्ट इमेजिन व्हाई वुड मुकेश अंबानी स्टार्ट ओनिंग सो मच ऑफ डिजिटल मीडिया। आप लोगों को बता दूं 2014 में रिलायंस एक्वायर्ड नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 को एक्वायर करने के बाद इनके पास कंट्रोल किस चीज पे आ गया? मनी कंट्रोल पे आ गया, सीएनबीसी पे आ गया, सीएनबीसी आवाज पे आ गया, टीवी 18 पे आ गया, आईबीएन पे आ गया, वाईकॉम 18 पे आ गया। इसके साथ साथ ये बुक माई शो जिसपे आप टिकट बुक करते वो हो गया, टीवी पे सास बहू देखना है कलर्स। तो कंट्रोल ओवर मीडिया एंड पीआर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। जो हम लाइक नहीं कर तो भैया लाइक कर दो, 15,000 लाइक्स का हम टारगेट बना के चल रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये वाली चीज हो गई। तो आपको समझना पड़ेगा इनका वन ऑफ द की फैक्टर्स है द कंट्रोल ऑन द पीआर, द कंट्रोल ऑन द मैसेजिंग। किस तरह का मैसेज बाहर जा रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए, दैट इज डेफिनेट। और ये तो भैया आईपीएल में भी इन्होंने स्ट्रोक खेला ही हुआ है। कैसे? आप एक चीज समझिए, पहले जियो जब तक मार्केट में नहीं आया था तो एवरेज मंथली हम लोग कंज्यूम करते थे 154 MB पर मंथ। एक महीने में 154 MB का इंटरनेट हम कंज्यूम करते थे। जियो आने के बाद पता है कितना एवरेज है? एवरेज कंजम्पशन पर यूजर 15.8 GB, 15.8 GB हम कंज्यूम करते एवरेज मंथली कंजम्पशन। जियो ने बहुत दिमाग लगाया। उन्होंने पहले ना फ्री में जियो सिनेमा और ये सारी चीजें रखी। प्रीमियम वाला तो आज से कुछ महीनों पहले आया। उन्होंने किया क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट लेके आ गए। उन्होंने बोला अवार्ड लगाएंगे, एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड। मतलब भाई साहब आप कुछ भी देखोगे, आप देखो फ्री में देखो, लेकिन आपको ऐड दिखाया जाएगा। और इसके चक्कर में पूरा इंडिया जब टूट पड़ा तो इनके ऐड रेवेन्यू बढ़ने लग गए। और इसका एक सिंपल सा आप उदाहरण देखिए, अक्टूबर 2022 में सबसे ज्यादा क्रेज किसका था? अगर फुटबॉल देखते तो आपको पता है भैया, फुटबॉल के वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा सब लोगों को क्रेज था। तो भाई साहब इनने राइट्स ले लिए कि भाई अब तुमको देखना है तो इधर आ जाओ। इसके चक्कर में और फिर उनने आईपीएल ले लिया। अब बोलोगे आईपीएल तो यार उन्होंने इतने पैसे खर्च करके फ्री में दिखा दिया। भाई साहब 72% ज्यादा डाउनलोड्स इंस्टॉल्स बढ़ गए। जियो सिनेमा, जियो फाइबर, ये सारी चीजों का ना 72%। तो ऐसे ही अंबानी का अगर आप स्टार्टिंग से एक ट्रेंड देखोगे, इनकी एक और लक्षण है कि स्टार्टिंग में ना फ्रीबीज बहुत बांटते हैं और उसके बाद दाम ऐसा, बिकॉज मार्केट एक्वायर कर लिया, उसके बाद वो मार्केट बना देते हैं। उसके बाद इन्होंने दूसरी चीजें कर लिया, रीजनल लैंग्वेजेस ले आए, 12 रीजनल लैंग्वेजेस ले आए। भाई साहब आईपीएल भोजपुरी में चल रहा है, बंगाली में चल रहा है, उड़िया में चल रहा है। आप सोच रहे हो 12 रीजनल लैंग्वेजेस, सो दैट रीजनल एरियाज में वो लोग कर सके। आप लोग बोलोगे भैया लेकिन डिज्नी हॉटस्टार तो बढ़िया चलेगा, प्राइम बढ़िया चलेगा। हो सकता है आगे अगर इन्होंने स्ट्रैटेजी बदल दी तो पड़ सकता है, लेकिन ये लोग हमेशा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में हमने प्रोफेसर वाली बात करी, और साथ में ये लोग बहुत तरीके से अपने मैनेजमेंट में चलते हैं। ये कैसे पता लग रहा है? भाई साहब आप सिंपल